Hello class 7th, myself Rohit, and we were discussing the chapter number 3, tides in geography book. So last time हमने सीखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, पुल करता है, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो क्या है, सरफेस पे लगता है, नहीं थोड़ा सा की तरफ लगेगा, वो भी रोटेशन होने की वजह से ऐसा होता है। तो जब अर्थ एक सॉलिड है वो रोटेट करेगी, रोटेट करती है, तो सॉलिड पार्ट तो मूव हो गया, लेकिन जो लिक्विड पार्ट है उसको टाइम लगता है। इसको हम फेरेल्स लॉ या फिर हम इसको एक और लॉ इसको बोलते हैं, इसका नाम है, तो इसको बोलते हैं एक तो फेरेल्स लॉ और दूसरा इसका नाम होता है बाई बैलेट लॉ। अब दोनों को समझें तो फेरेल्स लॉ क्या है। फेरेल्स लॉ का सीधा सा मतलब है कि Farrell's law is the rule that states that water which moves horizontally in the northern hemisphere is pushed to the right of its line of motion when air or water traveling horizontally in the southern hemisphere is deflected left of its line of motion। मतलब सीधा मतलब ये है कि जो पानी है और जो हवा है, जो विंड और वाटर, दोनों डब्ल्यू, वाटर और विंड अर्थ के रोटेट होने की वजह से राइट साइड में डिफ्लेक्ट होते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जबकि लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट होते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, जबकि इसी का पैरेलल एक लॉ है, वो क्या बोलता है, द मूवमेंट ऑफ एयर मास फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई प्रेशर टू एन एरिया ऑफ लो प्रेशर इज विंड। So, Biot law state that in northern hemisphere, if you stand with your back to the wind, your left hand will indicate the area of low pressure. Thus, the wind blows anti-clockwise. तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में खड़े हैं और हवा की तरफ पीट करके, और आपका जो लेफ्ट हैंड है वो ये बताएगा कि इस तरफ लो प्रेशर है। ठीक है, इसका मतलब विंड जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। तो देखा जाए तो फेरेल्स लॉ, बाइबॉट लॉ लगभग सेम है, इन्होंने उसमें इतना और जोड़ दिया कि वो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, यानी विंड का डायरेक्शन और अच्छे तरीके से इसमें बात पता चलती है। तो दोनों को मिला दिया जाए तो फेरेल्स लॉ, बाइबॉट लॉ को, तो फिर हम इसको कोरियोलिस फोर्स के तौर पे देखते हैं और इसको समझते हैं कि अर्थ के रोटेशन की वजह से विंड राइट मूव होती है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, और सदर्न लेफ्ट होगी सदर्न हेमिस्फीयर में। तो इसी तरह से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का डायरेक्शन भी होगा, और वही चीजें रिवर्स हो जाएंगी दूसरे हेमिस्फीयर के लिए। तो बाइबॉट लॉ, बाइवैलेंट लॉ, या फिर फेरेल्स लॉ, या फिर कोरियोलिस फोर्स, दोनों बातें एक ही हैं। तो हम लोग बुक में देखें तो बुक में अगला जो टॉपिक था हमारा वो ये था कि ये स्प्रिंग टाइड और निप टाइड क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्प्रिंग टाइड और निप टाइड को समझ लेते हैं जल्दी से। मैंने एक इमेज डाउनलोड करके रखी है, तो मैं आपको उसे समझाता हूँ कि देखिए स्प्रिंग टाइड जो है वो दो बार आता है, एक तो न्यू मून डे पे आएगा और एक आएगा फुल मून डे पे। इन दोनों ही पोजीशन में अगर आप देखें तो सन, अर्थ और मून एक ही सीधी लाइन में, ठीक है, एक में अर्थ बीच में है, एक में मून बीच में। अब यहाँ पे मून और सन दोनों की ग्रेविटी क्या करेगी, पानी को पुश पुल करेगी, और अर्थ की ग्रेविटी उसको वापस खींचे, यानी न्यू मून डे को थोड़ा ज्यादा पावरफुल टाइड आएगा। जबकि फुल मून डे को क्या हो रहा है कि अर्थ बीच में, तो एक तरफ सन की एक तरफ मून की, तो एक तरफ ये खींच रहा है और एक तरफ ये अपना ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहा है, और अर्थ अपनी ग्रेविटी लगाएगी। ठीक है, तो इन दोनों सिचुएशन में 180 डिग्री की पोजीशन है, स्ट्रेट लाइन है, और फुल मून डे और न्यू मून डे की सिचुएशन है। तो इस तरह से जब भी टाइड्स का ये लिंक बनता है तो इसको हम बोलते हैं स्प्रिंग टाइड। इट ऑकर्स ओनली ऑन फुल मून डे एंड न्यू मून डे व्हेन द थ्री सेलेस्टियल बॉडीज व्हिच मींस सन, अर्थ एंड मून, they're in a straight line and 180 degree. While nip tide, it's a different situation. It occurs first quarter and last quarter.
इसमें क्या होता है कि 90 डिग्री की पोजीशन बन रही है। अब देखिए अगर अर्थ सेंटर में है, एक तरफ मून है, इधर एक तरफ सन है, तो ये 90 डिग्री की पोजीशन बन रही है, और इधर कभी मून ऊपर की तरफ आ जाए तो भी 90 डिग्री पोजीशन बन रही है। तो इसमें क्या होता है कि टाइड इसमें भी आ रहा है, एक तरफ मून अपनी ग्रेविटी लगा रहा है, एक तरफ सन अपनी ग्रेविटी लगा रहा है, और अर्थ अपनी ग्रेविटी से वापस पुल करेगी पानी को। तो ये निप टाइड है। ये पावरफुल नहीं होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ये दोनों ग्रेविटियाँ, ठीक है। तो निप टाइड और स्प्रिंग टाइड में बहुत फर्क है। ये 90 डिग्री की पोजीशन है जबकि 180 की पोजीशन है। इसमें स्ट्रेट लाइन होती है, इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं है। इसमें दोनों साइड अर्थ के मून या सन एक साइड होंगे या दोनों साइड होंगे। इसमें एक साइड मून और एक साइड सन होगा, ठीक है। ये बेसिक फर्क है अगर आप डायग्राम से समझो, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी थ्योरी के बारे में। अब स्प्रिंग टाइड, जाहिर सी बात है कि टाइड विद ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन लो एंड हाई टाइड। हाई टाइड क्या, जब पानी ऊपर उठा, लो टाइड जब पानी नीचे आएगा। ग्रेविटी ऑफ सन एंड मून पुल्स इन सेम डायरेक्शन, तो ज़्यादा पावरफुल टाइड आएगा। आकर एट न्यू मून डे एंड फुल मून डे, यहाँ पे लीस्ट डिफरेंस होगा, हाई टाइड लो टाइड यानी इतने पावरफुल नहीं है। राइट एंगल पे होता है फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर, फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर में होता है, फोर्थ क्वार्टर इट मींस। तो इतनी बेसिक बात तो आपको समझ में आ गई कि स्प्रिंग टाइड और निप टाइड क्या है, ठीक है। तो चलिए वापस अपने चैप्टर में चलते हैं। तो मैंने निप टाइड और स्प्रिंग टाइड आपको एक मैप के थ्रू समझाया, डायग्राम के थ्रू समझाया, और वही बात यहाँ पे कर रहे हैं। इन्होंने अपना डायग्राम दिखाया है कि देखिए हाई टाइड कब आ रहा है स्प्रिंग टाइड में, एक तरफ सन है, एक तरफ मून है, एक तरफ अर्थ है। तो ये तीनों क्या हो गए, तीनों स्ट्रेट लाइन में हो गए। अब ये दोनों मिलकर अपनी ताकत लगाएंगे, ग्रेविटी लगाएंगे अर्थ के ऊपर, तो हाई टाइड आएगा, और जब अर्थ उसको वापस पुल करेगी तो क्या होगा, लो टाइड हो जाएगा, ठीक है। तो एज द बल्क एट द हाई टाइड इज ग्रेटर, द वाटर एट लो टाइड रिसीड्स मच मोर, ठीक है। अब निप टाइड का डायग्राम इन्होंने देखो क्या दिया है, 180 डिग्री बन रहा है, एक तरफ सन, एक तरफ अर्थ और एक तरफ मून। तो ये क्या हो गया, 180 ऊपर था तो ये 90 डिग्री बन रहा है। तो 180 कहाँ है, स्प्रिंग टाइड में है, तो 90 डिग्री कहाँ पे बनेगा, बनेगा हमारा निप टाइड। अब मून पास में है तो उसकी ग्रेविटी ज़्यादा असर करेगी, तो हाई टाइड आएगा इधर। सन थोड़ा दूर है तो उसकी ग्रेविटी इतनी कम लगेगी, इतनी ज़्यादा नहीं लगेगी, तो इधर लो टाइड आएगा, ठीक है। तो टाइड, हाई टाइड, लो टाइड का सीधा मतलब कि थोड़ा उसकी इंटेंसिटी के ऊपर है कि पानी कितना ऊपर उठता है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो ये हमारे इसमें वही बात है, 90 डिग्री की वजह से ही होगा, राइट एंगल हो रहा है, और such tides are called nip tides. Nip tides are a little lower than the average heights and little higher than the average low tides, ठीक है। अगली बात देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। तो हम लोग बात कर रहे थे स्प्रिंग टाइड्स की और निप टाइड्स की। तो स्प्रिंग टाइड 180 डिग्री पे हो रहा है, स्ट्रेट लाइन पोजीशन है, तीनों सेलेस्टियल बॉडी एक ही लाइन में है, और मून का और सन का एक साथ कंबाइंड फोर्स लगता है, तो हाई टाइड आ रही है, पावरफुल है। एक तरफ मून है, एक तरफ सन है, तो भी हाई टाइड आ रही है। और हमारा ये जो निप टाइड का पोजीशन इसमें 90 डिग्री की पोजीशन है, ठीक है। अर्थ बीच में है, एक तरफ सन है, एक और इसके साइड में मून है। या तो मून राइट एंगल इस साइड में होगा या अप साइड में होगा, फर्स्ट क्वार्टर और लास्ट क्वार्टर में। तो मून क्या है, नजदीक है, तो मून की ग्रेविटी ज्यादा लगेगी तो हाई टाइड आएगा। सन दूर है तो वो पुल करेगा ओशनिक वाटर को, तो लोड होगा, मतलब बहुत उसकी ज्यादा ऊंचाई नहीं होगी। फिर अर्थ उसको वापस बैक करेगी, तो वो क्या हो गया, वैसे हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं ज्वार भाटा। तो टाइड का मतलब सीधा सा इंग्लिश में यही है कि रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर, पानी ऊपर गया नीचे आया, ये टाइड से। मेन हाई टाइड का गया, पानी ऊपर ज्यादा तेजी से गया, ज्यादा ऊंचाई तक गया। लो टाइड में थोड़ा कम ऊंचाई तक गया, और पानी के नीचे आने को हम लोग हिंदी में भाटा कहते हैं, ज्वार भाटा। तो ज्वार बने ऊपर गया, भाटा बने नीचे, यानी एब, EBB। तो यहाँ पे कहीं पे हाई टाइड आ रहा है, कहीं पे लो टाइड आ रहा है, जितनी इंटेंसिटी लग रही है ग्रेविटी की, मून की ग्रेविटी की या सन की ग्रेविटी की। और जब अर्थ की ग्रेविटी वापस लग के उसको पुल करती है, मतलब उधर तो लोगों ने पुल किया, सॉरी, सन और मून की ग्रेविटी पुल कर रही है, और अर्थ की ग्रेविटी उसको क्या कर रही है,
वापस खींच रही है। तो पुल और पुश फैक्टर यहाँ पे चल रहे हैं, कोई पुल कर रहा है तो कोई उसको वापस पुश कर रहा है, अपनी तरफ ले रहा है। तो टाइड्स, द टाइड क्लियर द वेस्ट एंड हैंस द कोस्ट क्लीन। अब टाइड्स की इंपॉर्टेंस देख रहे हैं कि टाइड्स जो हैं वो कोस्ट को क्लियर करती हैं, क्लीन करती हैं, वेस्ट को हटा देती हैं। पोर्ट्स डू नॉट गेट फिल्ड विद सेडिमेंट्स। तो जो सेडिमेंट्स जो होते हैं, जो साइड में रहते हैं, उनको थोड़ा हटा देती हैं, उनको वॉश कर देती हैं। तो एक तरह सेडिमेंटेशन ज़्यादा नहीं होता है साइड्स पे, पोर्ट के कोस्टल एरिया पे। शिप्स कैन मूव अप टू द पोर्ट्स ड्यूरिंग द हाई टाइड। कम ईंधन में, कम पेट्रोल डीजल जो भी मतलब फ्यूल लग रहा है, उसमें पोर्ट्स ज़्यादा दूर तक जा सकते हैं, क्योंकि टाइड की जो मूवमेंट है उसको हेल्प करती है, एक्सेलरेट करती है उसकी स्पीड को। एंड ड्यूरिंग हाई टाइड सी वाटर कैन बी स्टोर्ड इन सॉल्ट पेन्स। सॉल्ट पॉन्ड्स फ्रॉम द विच सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन। और हमें सॉल्ट भी अच्छी क्वालिटी का मिलता है, क्योंकि सॉल्ट पॉन्ड में वो इकट्ठा हो जाएंगे। द टाइड फोर्स कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, टाइडल एनर्जी। यानी किसी ब्रिज के नीचे हमने टर्बाइन लगा दिया और टाइड्स आके उसके घुमाएंगे तो एनर्जी बनेगी, इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। इसको हम टाइडल एनर्जी कहते हैं। The lack of an understanding of the timing of high tide, low tide may cause accidents of swimming entering the sea. लेकिन अगर आप नॉलेज नहीं है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द टाइमिंग ऑफ हाई टाइड लो टाइड, तो ये एक्सीडेंट भी करा सकता है स्विमिंग करना। जैसे लोग सर्फिंग करते हैं पानी के ऊपर, तो उनको पता होना चाहिए हाई लो टाइड का नॉलेज, वरना अगर ज़्यादा हाई टाइड है तो उसकी स्विमर की डेथ भी हो सकती है। द टाइड्स हेल्प इन मेंटेनिंग द मैनग्रोव एंड कोस्टल बायोडायवर्सिटी। टाइड्स की वजह से नए तरह के जंगल, नए तरह के पेड़ डेवलप होते हैं, कोस्टल बायोडायवर्सिटी रिच होती है। इन पेड़ों को हम सुंदरी ट्रीज कहते हैं इंडिया में, बाकी जगह लिटोरल फॉरेस्ट, मैनग्रोव फॉरेस्ट, इस तरह से इसका नाम होता है टाइडल फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये तो इंपॉर्टेंस हो गई, टाइड क्या इंपॉर्टेंस है, उसके मेन मेन पॉइंट्स क्या है, उसके क्या नुकसान भी है, क्या फायदे हैं। फायदे ज़्यादा है टाइड्स के, नुकसान काफ़ी कम है। तो बाकी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।